अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सभी का संवेदा उर्दू ई क्लासेस में मैं इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद। आज हम अपना दूसरा सेशन का आमाले ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये जो क्लास है वो लास्ट क्लास का तसलसल है बच्चों, इसी को हम जारी यहाँ पर रखेंगे। मैं फरजाना बेगम, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला कलबुर्गी। आज का सबक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो संवेदा उर्दू ई क्लासेस चल रहे हैं, इस दौरे हाजिर की ये अहम ज़रूरत है बच्चों। ये आपकी ज़रूरत को समझते हुए ही बनाया गया है, लिहाजा इसको अच्छे से देखिए, समझिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकें और इससे मुस्तफ़िद हो सकें। आज का सबक का आगाज़ मैं एक शेर से करूँगी। मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसिल, खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। यानी कि आपको लगातार और मुसलसिल मेहनत करते रहना है जब तक कि आप अपनी मंजिल हासिल ना करें। अपने मकसद को पाने के लिए आपको मेहनत करना है बच्चों। तो इस तरह से आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? गुज़िश्ता क्लास पे नज़र सानी। हमने लास्ट क्लास में सीखा था आमाले ज़िंदगी का तारुफ़, और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ आमाले ज़िंदगी की तारीफ़ें पढ़ी थी, जैसे आमाल ज़िंदगी की मिसालें तग़ज़िया, तनफ़ुस, दौरान खून, नक़्ल व हमल और इख़राज किसे कहते हैं। तग़ज़िया की अक़साम के बारे में हमने पढ़ा था। ख़ुद परवर तग़ज़िया के बारे में हमने तफ़सीलन मुताला हासिल किया था। उम्मीद है कि आपको पिछली क्लास अच्छे से याद है, क्योंकि ये जो क्लास है ना बच्चों, पिछली क्लास के ही कनेक्शन में है, उससे जुड़ी हुई है। तो अब हम अपनी आज की क्लास के अहम नुकात पे नज़र डालेंगे। आज की क्लास में देखिए बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप स्लाइड को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली शक्ल आपको क्या नज़र आ रही है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको निज़ामे हाज़िमा नज़र आ रहा है, इंसानों में निज़ामे हाज़िमा। दूसरी शक्ल देखिए बच्चों, आपको क्या नज़र आ रहा है? फेफड़ों की शक्ल नज़र आ रहा है ना। फेफड़े कौन से अमल से जुड़े हुए हैं? तनफ़ुस। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। तो आज हम तग़ज़िया और तनफ़ुस के बारे में तफ़सीलन मुताला हासिल करेंगे। आज की क्लास के अहम नुकात पे एक नज़र डालते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? गैर परवर तग़ज़िया किसे कहते हैं, इंसानों में तग़ज़िया किस तरह से होता है, और तनफ़ुस के बारे में हम मुताला हासिल करेंगे, और तनफ़ुस के अक़साम हम सीखेंगे। नबातात में अमले तनफ़ुस किस तरह अंजाम दिया जाता है, ये तमाम नुकात आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास का आगाज़ करेंगे। गैर परवरिश तग़ज़िया यानी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? तग़ज़िया का वो तरीक़ा जिसमें जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए किसी दूसरे जानदार पर मुनहसिर होते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जानदार अपनी ग़िज़ा खुद हासिल नहीं करते, अपनी ग़िज़ा को वो दूसरे जानदारों से, नबातात से हासिल करते हैं। इस तरह का तग़ज़िया का निज़ाम कहलाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन या गैर परवर तग़ज़िया। गैर परवर तग़ज़िया 3 किस्म का होता है। नंबर 1 होलोज़ोइक तग़ज़िया, नंबर 2 है गंधखोर तग़ज़िया, नंबर 3 तुफ़ैली तग़ज़िया। हम एक के बाद एक यह तग़ज़िया किस तरह से होते हैं पढ़ेंगे। सबसे पहले होलोज़ोइक तग़ज़िया। यहाँ पर ये तग़ज़िया की ऐसी किस्म है जिसमें ठोस ग़िज़ा को जिस्म के अंदर तहलील किया जाता है। ठोस ग़िज़ा खाई जाती है, मुख्तलिफ़ ख़ामिरों के ज़रिए जिस्म के अंदर उसकी तोड़ फोड़ होती है, उसको तहलील किया जाता है। इस तरह का तग़ज़िया होता है एमीबा में, झिंगर में और इंसानों में। दूसरा तग़ज़िया है बच्चों गंधखोर तग़ज़िया। गंधखोर तग़ज़िया आप यहाँ पर देख सकते हैं। गंधखोर तग़ज़िया की तारीफ़ कुछ इस तरह से है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी इसे हम कहते हैं। ऐसा गैर परवर तग़ज़िया जिसमें जानदार जिस्म के बाहर सड़े गले चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, इस तरह का तग़ज़िया कहलाता है गंधखोर तग़ज़िया। इस तरह का तग़ज़िया होता है ख़मीर और फफूंद में। यहाँ पर शक्लें देखिए आप, सड़े गले ब्रेड पर क्या होता है, फफूंद उगते हैं, फंगे उगती है और उससे वो अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कूड़ा करकट में या फिर नम जो नबातात, सड़ी गली जो लकड़ियाँ होती हैं उस पर इस तरह की काई या मशरूम आपको नज़र आती है। तीसरा जो तग़ज़िया है गैर परवर तग़ज़िया वो है तुफ़ैली तग़ज़िया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तुफ़ैली तग़ज़िया से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बच्चों, किसी के तुफ़ैल यानी किसी के तुफ़ैल से, किसी के ज़रिए से ग़िज़ा को हासिल करना।
परवर तग़ज़िया तुफ़ैली तग़ज़िया कहलाता है। ऐसा गैर परवर तग़ज़िया जिसमें जानदार किसी दूसरे जानदार पे रह के उससे रिहाइश और ग़िज़ा हासिल करता है, गैर परवर तग़ज़िया कहलाता है। इसकी मिसालें हैं अमरबेल, सर की जुएँ, टेप वर्म वगैरह। यहाँ पर शक्ल देखिए बच्चों, शक्ल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अमरबेल की शक्ल है बच्चों। यहाँ पर अमरबेल की जो पौधा होता है वो अपने आप नहीं उगता, वो दूसरे पौधे से उगकर दूसरे नबातात से वो दूसरे पौधे से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, साथ ही साथ उसको रिहाइश भी इससे मिलती है, किसी के तुफ़ैल वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। दूसरी मिसाल है यहाँ पर पेट में पाए जाने वाले कीड़े, टेप वर्म जो होते हैं बच्चों, हमारी खाई हुई ग़िज़ा से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, लिहाजा हमें तकलीफ भी पहुँचाते हैं। ये हमारे से रिहाइश और ग़िज़ा दोनों हासिल कर रहे हैं। इस तरह का तग़ज़िया तुफ़ैली तग़ज़िया या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस तग़ज़िया की बिल्कुल सादी जो किस्म है वो एमीबा में होती है। एमीबा में किस तरह का तग़ज़िया होता है बच्चों? अभी आपने देखा था होलोज़ोइक तग़ज़िया, यानी जिस्म के बाहर से ग़िज़ा को हासिल करके जिस्म के अंदर ग़िज़ा की तहलील होती है। एक क़ल्बी उज़्विये में ग़िज़ा को जिस्म की मुकम्मल सतह से हासिल किया जाता है। एमीबा के सतह पर पाए जाने वाली आर्ज़ी अंगिस-नुमा उभार, यहाँ पर देखिए बच्चों शक्ल में ये जो एमीबा के शक्ल आप देख रहे हैं, ये जो आर्ज़ी अंगिस-नुमा उभार हैं, सुडोपोडिया हम जिसे कहते हैं, वो ग़िज़ाई ज़र्रात की तरफ आकर उसको जकड़ लेती हैं और उसके आतराफ एक वैक्यूल, एक खिला वो बना लेती हैं और क़ल्बी झिल्ली के ज़रिए इसको साइटोप्लाज्म में नफूस किया जाता है। इस तरह से बिल्कुल आसान और सादे तरीक़े से एमीबा में तग़ज़िया का अमल अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल सादा है ना एमीबा में तग़ज़िया। इसी तरह से अब हम देखेंगे इंसानों में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों में तग़ज़िया बहुत ही दिलचस्प है बच्चों, क्योंकि ये हमारे तग़ज़िये से जुड़ा हुआ है ना। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो किस तरह से हमारे लिए तवानाई मुहैया करती है, यहाँ पर हम देखेंगे। बग़ौर सुनिए बच्चों इसको, और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, अपने साथ कापी, पेंसिल, पेन रखिए, अहम नुकात को भी आप लिखते जाएँ। इंसानों में तग़ज़िया एलिमेंट्री केनाल के ज़रिए होता है। एलिमेंट्री केनाल बुनियादी तौर पर एक लंबी ट्यूब है बच्चों, जो हमारे मुंह से शुरू होती है और मबरस पर ख़त्म होती है। ये ट्यूब मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल है और मुख्तलिफ़ तग़ज़िया के कामों को वो अंजाम देती है। मुंह में शुरू होता है हमारा तग़ज़िया। जब हम ग़िज़ा को मुंह में दाखिल करते हैं तो ग़िज़ा को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, यानी मुँह के अंदर दाखिल किया जाता है। दांतों को ग़िज़ा के ज़रिए छोटे छोटे ज़र्रात में तोड़ा जाता है, उसको मज़ीद बारीक किया जाता है। मुंह में हमारे होता है लॉबी अमाइलेज, एक खामेरा होता है, एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज कहा जाता है बच्चों। ये अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को सादा शक्कर में तब्दील करना। सबसे पहले हमारा हाज़मा शुरू होता है हमारे मुंह से, जहाँ पर लॉबी एमाइलेज एंजाइम के ज़रिए, लॉब यानी थूक, हमारे ज़बान के नीचे जो गुदूद होते हैं वो गुदूद में इस तरह का एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च को सादा शक्कर में तब्दील करता है। उसके बाद जो उज़लाती ज़बान है बच्चों, उसको क्या करती है, अच्छी तरह से मिला के ग़िज़ा को मुलायम बनाती है। यहाँ पर हम शक्ल के ज़रिए देखेंगे कि किस तरह से हमारी ग़िज़ा मुंह के बाद ग़िज़ाई नाली में दाखिल होती है। ग़िज़ाई नाली को इसोफिगस भी कहा जाता है। तो मुंह से हमारी ग़िज़ा ग़िज़ाई नाली में दाखिल होती है। एलिमेंट्री केनाल के अस्तर में ऐसे उज़लात होते हैं जो बाकायदा तौर पर फैलते और सुकड़ते हैं। तो इस तरह से फैलते सुकड़ते हुए एक लहरवी हरकत के ज़रिए ग़िज़ा हमारे मैदे तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह वाली हरकत क्या कहलाती है बच्चों? पेरिस्टाल्टिक हरकत इसे हम कहते हैं, यानी एक ख़ास हरकत के ज़रिए ग़िज़ा मैदे तक पहुंचाई जाती है। इस हरकत को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक हरकत। अब हमारी ग़िज़ा कहाँ पहुंचाई गई? मैदे में। तो मैदा हमारा किस तरह से काम करता है, मैदे में ग़िज़ा किस तरह से हज़म होती है, हम यहाँ पर देखेंगे। मुंह से ग़िज़ा मैदे तक ग़िज़ाई नाली यानी आइसोफिगस के ज़रिए पहुंचाई जाती है। जैसे ही ग़िज़ा मैदे में दाखिल होती है, मैदा एक बड़ा उज़ू है निज़ाम हाज़िमा का, यहाँ ग़िज़ा दाखिल होती है तो वो फैल जाता है। उज़लाती दीवारों में हाज़िमी रस होते हैं बच्चों, जहाँ पर वो इसकी मिलावट करते हैं। ग़िज़ा के अंदर हाज़िमी रसों की आमेज़श की जाती है। मैदे के अंदर होते हैं बच्चों एंजाइम्स। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को हज़म करता है। यहाँ पर मैदे की शक्ल आप देख सकते हैं। मैदे की दीवारों से पेप्सिन एंजाइम खारिज होते हैं जो प्रोटीन को हज़म करता है, और एक तुरशा खारिज होता है बच्चों मैदे की दीवारों से, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उससे एक तुरशा खारिज होता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक तुरशा। हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का पीएच तो आपको मालूम ही होगा, तकरीबन 1 और 2 के दरमियान होता है। जो हमारी ग़िज़ा है वो उसको एसिडिक मीडियम फ्राहम करता है।
हमारी ग़िज़ा को वो तेज़ाबी मीडियम फराहम करता है और साथ ही साथ ग़िज़ा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और हमको बीमारियों से महफूज ये रखता है। मैदे की दीवारों के ऊपर और एक लेयर होती है बच्चों, एक परत होती है जिसे हम मखात या म्यूकस कहते हैं। ये परत हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ख़तरनाक असर से हमारे मैदे को महफूज रखती है, क्योंकि हमको मालूम है ना हाइड्रोक्लोरिक तुषा बहुत ही खतरनाक होता है, ये हमारे मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये म्यूकस की झिल्ली क्या करती है, मैदे को हाइड्रोक्लोरिक तुषे के असर से महफूज रखती है। छोटी आंत, इसके बाद हमारी ग़िज़ा दाखिल होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में ग़िज़ा किस तरह से हज़म होती है, देखिए बच्चों। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बियाँ मुकम्मल तौर पे हज़म हो जाती हैं। छोटी आंत में जैसे ही ग़िज़ा दाखिल होती है, जिगर से और लबलबे से मुख्तलिफ खामेरे इसमें दाखिल हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। जिगर से बाइल खारिज होता है बच्चों, बाइल रस खारिज होता है, जो चर्बियों के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, जो हमारे ग़िज़ा में चिकनाई है, चर्बियाँ हैं, उसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को वो छोटे ग्लोब्यूल्स में तकसीम करता है। और बाइल रस जो होता है, बाइल नमक जो होता है, वो ग़िज़ा को हमारे क़लवी बनाता है। यानी जब तक ग़िज़ा हमारे मैदे में थी, ग़िज़ा की खासियत कैसी थी, तेज़ाबी। जैसे ही ग़िज़ा हमारी छोटी आंत में दाखिल होती है, बाइल नमक उसे क्या करता है, जिगर से खारिज होने वाला नमक, उसको क्या करता है, क़लवी मीडियम यानी असासी मीडियम उसको फ्राहम करता है, ताकि दूसरे एंजाइम्स का काम आसान हो सके। यानी कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों जो तेज़ाबी मीडियम में अच्छे से काम करते हैं, और कुछ एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये असासी मीडियम में अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ग़िज़ा हमारी असासी मीडियम हासिल कर लेती है। एमल्सिफिकेशन का अमल देखिए बच्चों यहाँ पे कैसा होता है। यहाँ पर आपको चर्बियों के बड़े बड़े बॉल्स, ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। जब बाइल साल्ट इससे जुड़ जाता है तो ये बड़े बड़े टुकड़े जो है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं। इस तरह का चर्बियों के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स का छोटे ग्लोब्यूल्स में तकसीम हो जाना एमल्सिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद लबलबे से एंजाइम खारिज होते हैं, जहाँ से एंजाइम जो खारिज होते हैं वो है लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, ट्रिप्सिन मजीद प्रोटीन, थोड़े से प्रोटीन हमारे मैदे में हजम हो गए और जो प्रोटीन थोड़े बचे रहते हैं वो ट्रिप्सिन क्या करता है, उसको हजम करता है। और लाइपेज का काम क्या है, एमल्सिफाइड चर्बियाँ यानी बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स थे चर्बियों के जो छोटे हो चुके हैं, उनको मजीद तोड़ फोड़ कर तहलील करके फैटी एसिड्स में वो तब्दील कर देता है। उसके बाद छोटी आंत में एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करते हैं, है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था वो ग्लूकोज में तब्दील हो गया, जो चिकनाई हमने खाई थी, चर्बियाँ हमने खाई थी, वो तब्दील हो जाते हैं हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी हमारे छोटी आंत के अंदर ग़िज़ा का मुकम्मल हाजिमा हो जाता है बच्चों। यहाँ पर आप छोटी आंत की शक्ल देख सकते हैं। छोटी आंत जुड़ी हुई है मैदे के नीचे से, छोटी आंत है। छोटी आंत एक लंबा ट्यूब है जो फोल्डेड शक्ल में आपको नजर आ रहा है। तो मुकम्मल हाजिमा यहाँ पर हो जाता है। देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पर हजम शुदा ग़िज़ा को छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाली अंगिश नुमा उभार, जिन्हें विलाई कहा जाता है। छोटी आंत के अंदर ऐसे बहुत छोटी छोटी उंगलियों जैसे उभार होते हैं जो ग़िज़ा के सतही रकबे को, इंतज़ाब के सतही रकबे को बढ़ाते हैं। इनके अंदर खून की नालियाँ होती हैं बच्चों, जो ग़िज़ा हमारी हज़म हो चुकी है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड हैं, इसको लेकर ये खून में दाखिल करती हैं और खून के ज़रिए ये पूरे हमारे जिस्म में पहुंचाई जाती हैं। विलय में खून की नालियों की फरावानी होती है जो जज्ब करके ग़िज़ा को जिस्म के हर एक खुलिये तक पहुंचाने का काम अंजाम देती है। यहाँ पर देखिए जो ग़िज़ा हमने खाई थी, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट हमने खाई थी, ग्लूकोज में तब्दील हो चुका है। प्रोटीन जो हमने खाया था अमाइनो एसिड में, और जो चिकनाई चर्बियाँ हमारी ग़िज़ा में थी वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा, जो ग़िज़ा हज़म नहीं हुई वो ग़िज़ा बड़ी आंत की तरफ भेज दी जाती है। वहाँ पर भी इस तरह के अंगिश नुमा उभार होती हैं जो ग़िज़ा में मौजूद ज़ायद पानी को जज्ब कर लेती हैं। पानी का इंतज़ाब होता है यहाँ पर और फुजलाती मादे को मबरस के ज़रिए खारिज कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको इंसानों में निज़ाम हाजिमा समझ में आया। यहाँ पर देखिए बच्चों विलय की शक्ल, विलय देखिए यहाँ पर उंगलियों जैसी उभार की शक्ल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके अंदर है यहाँ पर खून की नालियाँ। ये खून की नालियों में तमाम जो ग़िज़ा की इकाइयाँ हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं, ये जज्ब होकर हमारे खून के विलय के ज़रिए हमारे जिस्म के तमाम खुलियात तक पहुँचाई जाती है। वहाँ इसकी तकसीद होती है, तब जाके हमको तवानाई हासिल होती है।
इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक वीडियो हम देखेंगे, इंसानों में हाजिमा किस तरह से होता है, इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। वीडियो को गौर से देखिए बच्चों और समझने की कोशिश कीजिए। इंसानों में निज़ाम हाजिमा। निज़ाम हाजिमा में हिस्सा लेने वाले अहम अज़ा देखिए बच्चों, मुंह, ईसोफिगस, ग़िज़ाई नाली, उसके बाद ग़िज़ा हमारी मैदे में पहुंचती है, मैदे से छोटी आंत, ईसोफिगस ग़िज़ाई नाली से होते हुए मैदा, मैदे से होते हुए छोटी आंत में दाखिल होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और गैर हज़मशुदा ग़िज़ा मबरस के ज़रिए खारिज की जाती है। मुंह में निज़ाम हाजिमा किस तरह से होता है देखिए। जब हम ग़िज़ा को खाते हैं, दांतों के ज़रिए इसको चबाते हैं, लौबी गुदूद से लौब खारिज होता है बच्चों। उस लौब में पाया जाता है खामेरा। ग़िज़ा पर लौब का अमल, किस तरह से लौब हमारे ग़िज़ा पे अमल करता है। लौब में मौजूद लौब या माइलेज एंजाइम स्टार्च को सादा शक्कर में तब्दील करता है और ज़बान ग़िज़ा को हरकत देती है और उसको आगे की तरफ ढकेलती है। ज़बान एक उज़लाती उज़ू है बच्चों, जो ग़िज़ा को हरकत देने में मदद करती है। इस तरह ग़िज़ा हमारी मुंह से होते हुए ईसोफिगस या ग़िज़ाई नाली में दाखिल होती है। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से एक लहरवी हरकत के ज़रिए ग़िज़ाई नाली फैल रही और सिकुड़ रही है ना बच्चों। इस तरह का फैलना और सिकुड़ने वाली हरकत को पेरिस्टाल्टिक हरकत कहा जाता है। इस तरह ग़िज़ा हमारी मैदे तक पहुँचाई जाती है। मैदे में ग़िज़ा का हाजिमा किस तरह से होता है देखिए। जैसे ग़िज़ा हमारे मैदे में पहुँचती है, मैदे की दीवारों में यानी गैस्ट्रिक जूस से एक तुरशा खारिज होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, देख रहे हैं ना आप, येलो कलर का तुरशा, ये हाइड्रोक्लोरिक तुरशा है जिसका pH 1 और 2 के दरमियान होता है। बहुत ही तेज़ाबी खासियत ये रखता है। यहाँ पर तेज़ाबी खासियत इसलिए होती है कि यहाँ से एक एंजाइम होता है मैदे में, वो तेज़ाबी मीडियम में अच्छी तरह से काम करता है, पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद हमारी ग़िज़ा दाखिल होती है छोटी आंत में। जैसे ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है, लबलबे से भी एंजाइम खारिज होते हैं और जिगल से बाइल रस भी छोटी आंत की तरफ भेजा जाता है। लबलबे में एंजाइम्स पाए जाते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज लबलबे से छोटी आंत में दाखिल किए जाते हैं, जहां पर वो लाइपेज क्या करता है, एमल्सिफाइड चर्बियों को फैटी एसिड में तब्दील करता है और बाइल रस क्या करता है बच्चों, ग़िज़ा को खलवी मीडियम बन देता है। छोटी आंत के ज़रिए हज़मशुदा ग़िज़ा का इंजज़ाब छोटी आंत की दीवारों पर विले यानी अंगिशनुमा उभार पाए जाते हैं, जिनके अंदर खून के नालियों की फरावानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से विले के ज़रिए हज़मशुदा ग़िज़ा जज़्ब हो रही है, यानी जो ग़िज़ा हमारी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड में तब्दील हो चुकी है, वो पूरी तरह से जज़्ब हो जाती है खून के नालियों के ज़रिए। बड़ी आंत गैर हज़मशुदा ग़िज़ा, जो ग़िज़ा हज़म नहीं होती बच्चों, गैर हज़मशुदा ग़िज़ा फुज़लाती मादे की शक्ल में बड़ी आंत की तरफ आती है, जहाँ पर मज़ीद पानी का इंतज़ाब होता है और फुज़ले को मवरस के ज़रिए खारिज किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में। अच्छा ठीक है, आपको ये कितना समझ में आया, इंसानों में तग़ज़िया कितना समझ में आया, आइए एक सरगर्मी के ज़रिए जांचते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है आपको, मंदरज झेल शक्ल को देखकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए। यहाँ आपको एक शक्ल दिखाई गई है बच्चों, ये शक्ल कौन सी है,
जाहिर सी बात है ये निज़ाम हाजिमा की शक्ल है। निज़ाम हाजिमा की शक्ल में मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं, वो क्या काम अंजाम देते हैं। नंबर 1, वो हिस्सा जो हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का इफराज करता है। वो कौन सा हिस्सा है बच्चों जो हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का इफराज करता है? मैदा। मैदे की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक तुरशे को खारिज करती हैं। दूसरा सवाल है वो हिस्सा जो ट्रिप्सिन खामिरे का इफराज करता है। ट्रिप्सिन खामिरा निज़ाम हाजिमा के कौन से हिस्से से खारिज होता है बच्चों? जी हाँ, लबलबे से ट्रिप्सिन खामिरा खारिज होता है। तीसरा जो सवाल है वो है वो हिस्सा जहाँ पर विलाई पाए जाते हैं। विली कहाँ पर पाए जाते हैं? जो ग़िज़ा के इंतज़ाम करने का काम अंजाम देते हैं ना, विलाई कहाँ पर पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं हमारे छोटी आंत में। वो हिस्सा जहाँ पर पानी का इंतज़ाम होता है, वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर पानी का इंतज़ाम होता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में अंगिशनुमा उभार होते हैं जो ग़िज़ा में मौजूद पानी को जज़्ब करते हैं और फजलाती मादों को खारिज करने का काम अंजाम देते हैं। यहाँ पर हमारा निज़ाम हाजिमा पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा जो अमल है आमाल ज़िंदगी का, वो भी बहुत ही अहम है। वो है अमल तनफ़ुस, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और किस तरह से होता है ये रेस्पिरेशन, आज हम देखेंगे। वो अमल जिसमें उज़वी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं उज़वी ऑक्सीजन का इस्तेमाल? ग्लूकोज की तकसीद के लिए। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिल जाता है तो ग्लूकोज की तकसीद होती है और वो टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी खारिज करता है और साथ ही साथ हमारे जिस्म को तवानाई पहुंचाता है। ये काम होता है अमले तनफ़ुस में और इसमें सांस लेना और खारिज करना भी शामिल है। अब तक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि सांस लेना और खारिज करने का अमल अमले तनफ़ुस कहलाता है। तो सांस हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे जिस्म को क्यों होती है बच्चों? ग़िज़ा की तकसीद के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तनफ़ुस 2 किस्म का होता है। एक है हवाबाश तनफ़ुस। हवाबाश तनफ़ुस किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तनफ़ुस का वो तरीक़ा जिसमें उज़वी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तवानाई पैदा करते हैं। हवाबाश यानी हवा का, हवा यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल जब किया जाता है तो इस तरह का तनफ़ुस कहलाता है हवाबाश तनफ़ुस। इस तरह का तनफ़ुस होता है देखिए बच्चों कसीर क़ल्बी उज़वियों में और उज़वी निज़ाम वाले तमाम हैवानात जिसमें उज़वी निज़ाम पाया जाता है, इन तमाम में होता है हवाबाश तनफ़ुस यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरीक़ा है तनफ़ुस का वो है गैर हवाबाश तनफ़ुस। गैर हवाबाश मतलब हवा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। हवा की गैर मौजूदगी में जो तनफ़ुस होता है बच्चों उसे गैर हवाबाश तनफ़ुस हम कहेंगे। और जो तवानाई होती है बच्चों बिल्कुल कम मिक़दार में तवानाई यहाँ पर खारिज होती है। इस तरह का तनफ़ुस होता है ख़मीर में। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्लूकोज़ की तहलील, ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल होता है ग्लूकोज़ को तहलील करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्लूकोज़ किस तरह से टूटता है हम यहाँ पर देखेंगे। शक्ल को गौर से देखिए बच्चों और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज़ जो हमारे खून में पहुँचा था वो ग्लूकोज़ हमारे खून में कहाँ चला गया? तमाम खुलियात में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन वाला ग्लूकोज C6H12O6 है ना, ये जो फार्मूला है ग्लूकोज का है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले सालिमे में तब्दील हो जाता है जिसका नाम है पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन वाले सालिमे में ग्लूकोज जब तकसीम हो जाता है, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पायरुवेट इथेनॉल में तब्दील हो जाता है बच्चों। इथेनॉल 2 कार्बन वाला सालिमा C2H5OH इथेनॉल में तब्दील हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है और बिल्कुल कम तवानाई यहाँ पर उसको हासिल होती है। अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ऑक्सीजन का फुकदान यानी ऑक्सीजन की कमी, अगर हमारे खुलियात के अंदर जो ग्लूकोज पहुँच चुका है बच्चों, अगर ऑक्सीजन उसको कम मिकदार में मिल रहा है, इस तरह का अमल होता है हमारे उज़लात में। उज़लात में ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। लैक्टिक एसिड कीजिए उसको, लैक्टिक एसिड में वो तब्दील हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला सालिमा है बच्चों। लैक्टिक एसिड पैदा होने की वजह से, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारे उज़लात में अकड़न हो जाती है। अकड़न होने का सबब क्या है? हमारे उज़लात में लैक्टिक एसिड का बनना। अगर ऑक्सीजन सही मिकदार में मिल रहा है पायरुवेट को, तब हमारा पायरुवेट क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये अमल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में तहलील होता है और साथ ही साथ कसीर मिकदार में तवानाई यहाँ पर हासिल होती है। इस तरह का अमल होता है अमले तनफ़ुस के दौरान। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उस वक्त देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है और ऑक्सीजन की
मौजूदगी में ऑक्सीजन सफिशिएंट मिकदार में अगर उसको मिल रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा और कसीर मिकदार में तवानाई हासिल होती है। अब हम देखेंगे जो खलवी तनफ़ुस के दौरान खारिज होने वाली तवानाई फ़ौरन ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सालिमात की तालीफ में इस्तेमाल की जाती है। ATP खुलिये में दिगर सभी सरगर्मियों के लिए ईंधन के तौर पे काम करती है। ये ईंधन यानी हमको तवानाई देने वाला ज़रिया बन जाती है और मुतय्यन मिकदार में ज़रूरत के वक्त सही मिकदार में हमको तवानाई हर एक खुलिये तक तवानाई फराहम करने का काम होता है ATP का। इसीलिए ATP को हम तवानाई करेंसी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नबातात में तनफ़ुस का अमल किस तरह से अंजाम दिया जाता है। नबातात में तनफ़ुस के अमल को देखिए बच्चों किस तरह से अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले पौधों में गैसों का तबादला होता है। किसके ज़रिए होता है? स्टोमेटा के ज़रिए, तने के खुलियात के ज़रिए और जड़ों की सतह के ज़रिए गैसों का तबादला यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वो इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। नबातात तनफ़ुस के दौरान ऑक्सीजन को जज्ब करके ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों स्टोमेटा की शक्ल आप देख सकते हैं। जब पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है तो स्टोमेटा की सुराख खुल जाती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर दिया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो ये सुराखें बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिक और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाया होने नहीं देती। फिर क्या होता है बच्चों, दिन के वक्त ये काम होता है। रात में क्या होता है, दिन में क्या करते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं। रात में डार्क तामुल में क्या होता है बच्चों देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का पौधे इस्तेमाल करते हैं। जो ग्लूकोज उनके खुलियात में बन चुका था वो ग्लूकोज की तकसीद होती है, वहाँ पर भी पौधों को भी तवानाई की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है रात में और वो कार्बन डाइऑक्साइड खलील मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे भी खारिज करते हैं। इस तरह का अमल होता है पौधों के अंदर। आबी जानवरों में तनफ़ुस, आबी जानवर यानी पानी में रहने वाले जानवर तनफ़ुस का अमल किस तरह से अंजाम देते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। जानवरों में माहौल से हासिल करने, ऑक्सीजन हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ आज़ा का इर्तिक़ा हुआ है। मुख्तलिफ उज़ुवियों में आप मुख्तलिफ तरह के आज़ा आप देख सकते हैं, जैसे मछलियों में गलफड़े होते हैं, मेंढक में गलफड़े भी होते हैं और जिल्द के ज़रिए भी वो तनफ़ुस का अमल अंजाम देते हैं। इंसानों में फेफड़े होते हैं ना। चूँकि आबी जानवर पानी में रहते हैं, पानी में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ही कम होती है, घुली हुई ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा तनफ़ुस की शरह आबी जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की बनिस्बत पानी में रहने वाले जानवरों की तनफ़ुस की शरह काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि खलील मिकदार में उनको ऑक्सीजन मुहैया होती है। अब हम देखेंगे इंसानों में तनफ़ुस का अमल किस तरह से अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर तनफ़ुस की शक्ल आप देख सकते हैं बच्चों। तनफ़ुस की शक्ल के मुख्तलिफ हिस्से यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाक के ज़रिए जिस्म में हमारे नाक के ज़रिए सांस की नली में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को दाखिल किया जाता है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हमारे सांस की नली से होते हुए ट्रैकिया हम जिसे कहते हैं, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की हड्डी यानी कुरकुरी हड्डी या गज़रूफ की अस्तरकारी होती है, कवर होता है जो इस नली को महफूज रखता है और ये नली आगे क्या है, दो ब्रांचेस में दोनों फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है। यहाँ पर क्या है, फिर ये मज़ीद छोटे छोटे शाखों में बढ़ जाती है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ट्रैकिया दो शाखों में तकसीम होती है, दोनों फेफड़ों में दाखिल होती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई मज़ीद तकसीम होकर ब्रोंक्यूल्स में तकसीम होती है। ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर आप छोटे छोटे एयर सैक्स देख सकते हैं, थैली नुमा गुब्बारे आप देख सकते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन जमा होती है। एल्वुलाई की शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। फेफड़ों के अंदर हवा का रास्ता छोटी ट्यूब की शक्ल में तकसीम हो जाता है जो आखिर में गुबार नुमा एल्वुलाई में वो जमा हो जाता है जहाँ गैसों का तबादला होता है। तबादला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर जमा की जाती है जो जिस्म से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, वो फेफड़ों के ज़रिए अल्वुलाई में दाखिल होती है और वो नाक के ज़रिए खारिज कर दी जाती है। गैसों का तबादला यहाँ पर होता है। फेफड़ों से जिस्म के तमाम खुलियात तक ऑक्सीजन पहुँचाती है और खून जिस्म में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वुलाई में दाखिल करता है। तो यहाँ पर आज हमारा सबक ख़त्म होता है बच्चों। आज हमने क्या कुछ सीखा, एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा गैर परवर तग़ज़िया किस तरह से होता है। उज़विये के ज़रिए तैयार करदा पेचीदा मादों को हासिल किया जाता है, यानी पेचीदा मादी को हासिल करने का तरीक़ा गैर परवर तग़ज़िये में होता है। इंसानों में ली गई ग़िज़ा एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए यानी
मुख्तलिफ मराहिल यानी मैदा है, मैदे से छोटी आंत से बड़ी आंत, इससे गुजरते हुए ग़िज़ा हमारी क्या होती है, हज़म होती है और फिर जज़्ब की जाती है। अमले तनफ़ुस के दौरान हमने देखा कि अमले तनफ़ुस का निज़ाम किस तरह से अंजाम दिया जाता है, ग्लूकोज किस तरह से टूट के पायरुवेट बनता है। उसके बाद हमने देखा हवाबाश तनफ़ुस और गैर हवाबाश तनफ़ुस किसे कहते हैं। हवाबाश तनफ़ुस में उज़्विये को ज़्यादा तवानाई फ्राहम होती है। आज आपने क्या कुछ सीखा, इसको देखने के लिए बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। इस होमवर्क को कीजिए, सबक आप अपनी किताब का इसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है तग़ज़िया के अक़साम लिखिए। तग़ज़िया के कितने अक़साम होते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, निज़ाम हाज़िमा में हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का काम क्या है। सवाल नंबर 3, निज़ाम हाज़िमा में छोटी आंत का अफ़आल लिखिए, क्या काम करती है हमारी छोटी आंत। सवाल नंबर 4 है हमारे उज़लात में अकड़न का सबब लिखिए, हमारे हाथ और पैर के उज़लात में अकड़न क्यों होती है। सवाल नंबर 5, आबी जानवरों में सांस लेने की शरह ज़मीनी जानवरों से ज़्यादा क्यों होती है। ये 5 सवालात के जवाब लिखकर अपने क्लास टीचर को बताइए बच्चों। तो यहाँ पर अब मेरी क्लास ख़त्म होती है। शुक्रिया।